तो दो तरह का इलेक्ट्रोड्स होता है, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। मेरे को कौन बच्चा बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड? कोई भी बच्चा? एक्टिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में आयन भी देता है और रिएक्शन में ठीक पार्ट भी लेता है। और कल भी डैनियल बताया था, आज भी डैनियल ही बता रहा है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, बट वो क्या होता है, खुद डिसोसिएट कर जाता है भैया। बट इनर्ट इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, दैट इज वो इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है, बट वो खुद डिसोसिएट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है, एक क्वेश्चन ये था कल के क्लास में, दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम जो भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, दैट इज हम उसी मेटल के एक्टिव इलेक्ट्रोड का सॉल्ट लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? ताकि एक्स्ट्रा आयंस ना आ जाए सॉल्यूशन में, तो इस कारण से ध्यान रखना। तो आज हम जो इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, क्या चीज का करवा रहे हैं देख ले। ग्रेफाइट का यहाँ पे जो है क्या ले रहे हैं हम लोग, एनोड और कैथोड ले रहे हैं, दैट इज वो इनर्ट है। वो क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। वो केमिकल रिएक्शन में भैया पार्ट नहीं लेगा, बस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और हम लोग क्या चीज का करा रहे हैं? PbBr2 का। तो चलो मेरा हेल्प करो तुम लोग कि कैसे कौन कहाँ पे डिस्चार्ज होने वाला है। तो सबसे पहला चीज एकदम सिंपल सा है, कोई भी इतना भारी इक्वेशन नहीं है जो तुम लोग सोचता है। PbBr2 को डिसोसिएट करेंगे तो तुम ही लोग बता क्या चीज में टूटेगा? Pb2 प्लस और Br1 माइनस। अब यहाँ पे देखो Br का वैलेंसी जो होता है वो 1 माइनस होता है, तो इसीलिए लेके हम यहाँ पे क्या लिख दिए? 1 माइनस लिख दिए। उसके बाद तुम लोग देखो बैलेंस करो भैया। यहाँ पे आप देखो ब्रोमीन 2 है और यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे क्या लगा दिए? 2 लगा दिए। बैलेंस्ड हो गया, कहानी खत्म। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग से फिर से ये है कि एनोड पे कौन आएगा और कैथोड पे कौन आएगा? हम क्या बोले थे पहले, किसका लिखने सिखाएं तुम लोग को, कैथोड का कि एनोड का? एनोड। पहले कैथोड बोले, हमेशा पहले क्या लिखा करो? कैथोड लिखा करो। कैथोड जो है, ये चीज ध्यान रखना। और कैथोड पे क्या होता है बताओ? रिडक्शन होता है। ठीक है, हम बोले थे हम तो कार बोल के याद कर किए थे खुद के लिए। तो कैथोड जो होता है, C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन। तो ये चीज ध्यान रखना, कैथोड जो है उस पर रिडक्शन होता है। रिडक्शन से ये याद दिलाना चाहते हैं कि रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अर्चित सोच के बोला कर। यहाँ पे देख, तो कैथोड जो होता है यहाँ पे रिडक्शन होता है कैथोड पे। तो चलो बहुत बढ़िया। अब कैथोड पे कौन आएगा वो बात है मेरा भैया। कैथोड इज पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बताओ तुम लोग। नेगेटिव। तो भैया अगर कैथोड नेगेटिव है, नेगेटिव के पास पॉजिटिव आएगा, तो Pb2 प्लस Br1 माइनस में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? Pb पॉजिटिव है भैया, Pb पॉजिटिव है। तो Pb2 प्लस यहाँ पे आ गया। अब तुम ही लोग बताया भैया यहाँ पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख यहाँ पे भैया, इसको अगर हमको न्यूट्रल बनाना है तो इसके पास अगर 2 प्लस है तो यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? Pb न्यूट्रल एटम बन जाएगा। देखिए भैया, ये Pb क्या चीज में चेंज हो गया? न्यूट्रल। बता कुछ भारी चीज है यहाँ तक अभी तक? फिर आता है कैथोड पे रिएक्शन ही खत्म हो गया। अब आता है एनोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है भैया। ठीक है, हाँ सही बोल रहा है तुम लोग। और अब यहाँ पे साफ दिख रहा है Pb आ गया, तो यहाँ तो क्या आने वाला है? Br आने वाला है। तो Br के पास देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या चीज में चेंज हो जाएगा? Br। अब याद करो Br जो है मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो Br अगर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा भैया? अकेला वो अनस्टेबल है, तो Br प्लस Br जुड़ के क्या बना लेगा? Br2 बना लेगा। तो Br2 जो है ये ब्रोमीन वेपर्स दे रहा है। अब हम तुमको एक और नया बात बता देते कि ब्रोमीन जो होता है वो किस कलर का गैस होता है? रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एनोड पे क्या हो रहा है भैया? रेडिश ब्राउन कलर का गैस इवॉल्व हो रहा है। एंड दिस रेडिश ब्राउन कलर गैस इज ब्रोमीन वेपर्स। ये कौन सा वेपर से? ब्रोमीन वेपर्स। तो तुमको हम रिएक्शन लिखाना सिखा रहे थे आज, बस वही चीज करवाएंगे और कुछ नहीं। अलग अलग सॉल्ट देंगे तुमको, अलग अलग तुमको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट देंगे, उसको तुमको तोड़ना है और बताना है कि कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बोल पहले मेरे को, कोई भी बच्चा। नाम नहीं बोलना है, सिर्फ स्क्रीन पे हाथ मतलब अपना रेज हैंड वाला ऑप्शन दबा सकता है तो हम वापिस बताएंगे, अगर नहीं तो हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे देख कोई बच्चा हाथ उठाया तो हम यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज है, फिर से सुनना सब बच्चा। PbBr2 डिसोसिएट करेगा क्या चीज में? Pb2 प्लस, क्योंकि भैया वैलेंसी के हिसाब से वो कर रहा है। और ब्रोमीन का हो गया 1 माइनस। लेकिन अब हमको बैलेंस करना है, तो ब्रोमीन 2 है तो वहां भी 2 लगा दिए, खत्म हो गया कहानी।
फिर भैया कैथोड पे देखिए, कैथोड पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा, नेगेटिव आएगा, और कैथोड जो है हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव की तरफ कौन आ रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन है, पीबी और ब्रोमीन में, शिवू तुम बताओ। पीबी। पीबी, ठीक है, तो पीबी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ भाग गया। हम बोले थे कि ऑपोजिट पोल्स पे माइग्रेट करता है क्योंकि भैया ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो 2 प्लस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो हमको न्यूट्रल बनाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम दे दिए, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा भैया, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, पीबी का न्यूट्रल एटम बना लिया, पीबी का क्या बना लिया, न्यूट्रल एटम। एनोड पे आ जाते भैया, एनोड आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आएगा, तो ब्रोमीन था तो ब्रोमीन आ गया। अब यहाँ इसके 2 से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये 2 तो खाली बैलेंस के लिए थे, इसका 2 से इसका कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, ब्रोमीन का भैया 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा, ब्रोमीन न्यूट्रल एटम्स बना लेगा। बट भैया बात है, अकेला ब्रोमीन अनस्टेबल होता है, वो ब्रोमीन ब्रोमीन मिलके क्या बना लेगा, Br2 बना लेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, Br2 बन के रेडी है। Br2 उसी तरह हम तुमको बताए थे, जैसे O2, H2, N2, O2, Cl2, F2, I2, उसी तरह यहाँ पे क्या है, Br2। ये सब एलिमेंट्स अकेला नहीं रहता है, दे विल ऑलवेज फॉर्म मॉलिक्यूल। तो ब्रोमीन भी मॉलिक्यूल बनाया, एंड ब्रोमीन जो गैस है वो किस कलर का गैस होता है, वही बताया तुम लोग को, रेडिश ब्राउन। तो वी विल सी दैट एट एनोड ब्रोमीन रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्विंग एंड द गैस इज ब्रोमीन वेपर्स, ठीक है। तो यही चीज तुमको बोल रहे हैं, तो यहाँ पे देख ले, ये इसका रिएक्शन हो गया। तो तुम लोग, हाँ डैनियल बोल। भैया 2Br और Br2 में क्या डिफरेंस है? 2 वाह, यही पूछ रहा है ना, क्लास 10th का बच्चा है, ठीक है, एक दिन तेरा तारीफ किया और इधर देख क्या पूछ रहा है तुम। Br2 जो है ये, दिस इज एक मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, और 2Br जो है यहाँ पे 2 ब्रोमीन एटम्स है, ये क्या आपका एटम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, फिर से देख लो तुम लोग, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है, O, O2, O3, भैया 1 is 1 atom of oxygen, O2 is 1 molecule of oxygen, O3 is 1 molecule of ozone, इसके आगे 2 लगा दिए, दिस इज 2 atoms of oxygen। अगर तुम इसको 2 एटम बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। भैया ये क्या है, दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसको तुम मत बोल देना कि दिस इज, अगर हम बोल रहे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ना ये गलत है, ये 2 एटम नहीं है, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। उसी तरह 1, ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन है, ठीक है डैनियल। चल आ जाओ, तो यहाँ पे तुम लोग अंडरलाइन कर ले जरा सा, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देखो कौन सा कलर का फ्यूम्स निकल रहा है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रहा है। तो हम जैसे तुमको बोल रहे हैं वैसे ही लिखो, तुम लोग को हम ICSE पैटर्न बता रहे हैं, तुम्हारे स्कूल का भी यही पैटर्न होगा और कोई नहीं काट सकता, क्योंकि एकदम बहुत साफ साफ तुम लोग लिख रहे हो। हमेशा पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन लिखते हैं, फिर पूछेगा कैथोड पे तुमको लिखना है, कैथोड पे क्या हो जाता है, रिडक्शन ब्रैकेट में लिख देना, फिर लिखेगा एनोड पे क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन लिख देना ब्रैकेट में, और दोनों का दोनों रिएक्शन दिखा देना, ठीक है। तो बस यही चीज सिंपल वे में इसको रखना है हमेशा। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन और इसका सिंटेक्स बता दिया हम तुमको, फिर कैथोड, और फिर इसमें क्या हो जाता है, एनोड। और बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सिर्फ हमको एनोड पे रिएक्शन बताओ, सिर्फ हमको कैथोड पे रिएक्शन बताओ, बाद बाकी से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे पढ़ने का भी काम नहीं है पूरा, यहाँ पे हम बस तुमको यही चीज बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे तुमको बस यही चीज देखना है कि एनोड पे क्या आ रहा है, कैथोड पे क्या आ रहा है। अब इसके बाद तुमको देखो यहाँ पे तो एक क्वेश्चन आएगा, वो देखना, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन आएगा जो नेक्स्ट पेज में। चलो देखो, हम तुमको मार्क करवाएंगे, तुम लोग मार्क कर लेना, क्योंकि गिव रीजनिंग में कुछ कुछ क्वेश्चन आता है। यहाँ पे एक और चीज देख, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा करंट यूज करते हैं, एसी की डीसी? डीसी। एसी, फिर एसी बोलता है, डीसी बोले, डीसी करंट यूज करते हैं, ठीक है। तो 3 एम्पियर जो है यहाँ पे करंट है, जो डीसी करंट यूज कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना सब बच्चा। इतना देर से रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, ठीक है। अब चलो आ जाओ, यहाँ देखो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन और फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। तो तुम लोग देखो यहाँ पे सबसे पहला एक क्वेश्चन, ये बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भैया इसको कांस्टेंट कंटिन्यूअसली हम लोग को हीट करते रहना पड़ेगा। और दूसरा चीज क्या है, ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन और फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड लिखता है द क्रूसिबल इज मेड अप ऑफ सिलिका, सिलिका बालू हो गया, ठीक है। सिंस इट इज नॉन रिएक्टिव,
बर्तन, जो बर्तन ले रहे हैं वो बालू का बना रहना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है, विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया। ये सब रीजनिंग में आता है, ये चीज ध्यान रखना। तुमसे पूछेगा कि फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम लोग क्या लेते हैं? crucible that is made up of silica. Why? So because it is non-reactive, withstand high temperature and almost non-conductor of electricity. ठीक है, चलिए हो गया। भैया बर्तन अगर बाहर में ऐसा ले लेंगे जिसमें करंट लग जाएगा छूते साथ, तो ये तो फालतू वाला बात हो गया। तो यहाँ पे ऐसा बर्तन लीजिए जिसमें बाहर करंट नहीं लगे, तो वही बोला इट इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेना अपने को। फिर यहाँ पे आता है सॉलिड लेड ब्रोमाइड इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भैया, सॉलिड लेड ब्रोमाइड जो होता है तुम लोग को पहले भी बताएं, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? बिकॉज इट्स आयंस आर नॉट फ्री। ये क्वेश्चन कहीं भी आए, ठीक है, बहुत जगह ये क्वेश्चन आएगा, हर जगह एक ही आंसर है। वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जहां पे आयंस फ्री होता है, जहां पे आयंस क्या होता है? फ्री होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे लिखता है सॉलिड लेड ब्रोमाइड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सिंस आयंस आर नॉट फ्री बट हेल्ड टुगेदर बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ का मॉलिक्यूल्स जो है, मतलब तुम्हारा जो आयंस है उसको एक दूसरा पकड़ के रखता है। फिर यहाँ लिखता है सॉलिड लेड ब्रोमाइड इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन ये हुआ, तो तुमको बार बार हम बता रहे खाली सॉलिड के लिए। हम लोग NaCl में भी पढ़े थे कि भैया अगर हम लोग सॉलिड NaCl क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि सीधा सा बात है, उसमें फ्री आयंस नहीं होता, और अगर फ्री आयंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आयंस बिकम फ्री कब? व्हेन लेड ब्रोमाइड इज इन फ्यूज्ड और मॉल्टेन स्टेट, हेंस द क्रूसिबल इज हीटेड टू मेंटेन लेड ब्रोमाइड। तुम देखो यहाँ पे जो बर्तन है इसको कंटिन्यूअसली हमको हीट करते रहना पड़ेगा। बाहर से देखो, तुमको इसको कंटिन्यूअसली हीट करते रहना पड़ेगा भैया। अगर हीट नहीं करेंगे तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको हमको कंटिन्यूअसली क्या करने पड़ता है? हीट करना पड़ता है 380 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों? क्योंकि PbBr2 का जो हीट मेल्टिंग पॉइंट है वो 380 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको 380 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ेगा, वरना ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। और ये सॉलिड अगर में चेंज हो गया तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा? क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद एक फिर क्या बता रहा है? द मेटेलिक लेड आयंस आर डिस्चार्ज एट कैथोड एज लेड मेटल एंड ब्रोमीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। तो तुमको ये चीज तो समझा दी हम पूरा अच्छे से। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि कैथोड पे क्या हुआ? Pb निकला, तुम लोग देखा, और ब्रोमीन वेपर्स निकला कहाँ पे? एनोड पे। तो बस लास्ट लाइन में तुम देखो, उसका कलर याद रखना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन आर हेंस सीन एट द एनोड। बस खत्म। उसके बाद एक द कैथोड एनोड आर इनर्ट इन नेचर। तो बता चुके ऑलरेडी, ग्रेफाइट लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इनर्ट का मतलब वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, और वो इलेक्ट्रिसिटी लेकिन कंडक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट सिंस दे शुड नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। अंडरलाइन कर लो इसको, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सारा RSN लिखना, जहां भी रीजनिंग रहेगा RSN। ग्रेफाइट एनोड इज प्रेफर्ड। भैया ग्रेफाइट इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या होता है? अनअफेक्टेड बाय रिएक्टिव ब्रोमीन वेपर्स। उसका ब्रोमीन पे कोई असर नहीं होता है, इस कारण से हम लोग ग्रेफाइट को यूज करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, और कोई बात नहीं है। तो तुमसे पूछेंगे, एक क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट को क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है, प्लेटिनम को क्यों यूज नहीं किया? तुम लोग सब जानते हो गोल्ड से भी महंगा प्लेटिनम होता है। तो ग्रेफाइट जो है, और दूसरा बात है ब्रोमीन वेपर्स उस पे अनअफेक्टेड बाय रिएक्टिव ब्रोमीन वेपर्स। ब्रोमीन किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है, बट यहाँ ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो इस कारण से भी हम लोग क्या चीज को यूज कर रहे हैं? ग्रेफाइट को। और वो सस्ता भी है कंपैरेटिव टू प्लेटिनम। तो यहाँ पे वापिस से वही रिएक्शन दिखा रहा है जो तुम लोग को बता दिए। तो ध्यान रखना इस चीज को। तुम Br तो बनाओगे, लेकिन अकेला Br इज अनस्टेबल, तो इसीलिए Br प्लस Br क्या निकाल के दिखाना है तुम लोग को? Br2 निकाल के दिखाना है। ब्रोमीन ये जो है, ये क्या चीज का कलर दे रहा है? रेडिश ब्राउन कलर दे रहा है, ध्यान देना। खत्म हो गया। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये तो तुम लोग को पता ही है, तुम लोग पढ़ते आ रहे हो। बस आज वापिस हम तुमको क्या सिखाने वाले? हम तुमको सिखाने वाले हैं यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तुम लोग याद करो, क्लास 9th में ऐसा देखे थे जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन चैप्टर में हम वापिस से तुमको यहाँ पे बता देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। व्हाई वाटर इज एसिडिफाइड? बताओ मेरे को तुम लोग। For transfer of ions.
ठीक है, ट्रांसफर ऑफ आयंस के लिए ठीक बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस पानी को एसिडिफाइड इसलिए कर दिए ताकि वही बात हो गया ऐसे तो कि भैया उसमें क्या हो जाएगा, आयंस आ जाएगा। और हम लोग को यहाँ जो एसिडिफाई करना है वो डाइल्यूट एसिड लेना है, कंसंट्रेटेड लेने से भैया रिएक्शन में चेंज आ जाएगा। कल हम लोग पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, तो ये चीज ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड रहने से भैया जहां पे OH को डिस्चार्ज होना चाहिए था वहां हो सकता है सल्फेट डिस्चार्ज कर जाएगा, क्योंकि आपका कैटायन में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों H+ आयन है, दिक्कत कहाँ पे हो रहा है, सल्फेट और OH में। अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लोगे तो क्या हो जाएगा भैया आपका, जहां पे अब देखो यहाँ पे SO4 2- है और OH- है, ठीक है, दो यहाँ पे है। अब बताओ, हम तुमसे यहाँ पे यही पूछते हैं किसको पहला प्रायोरिटी मिलना चाहिए, SO4 की OH को। कल हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े हैं, उसमें देखो सबसे नीचे कौन आ रहा है, OH OH। किसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए, OH को मिलना चाहिए, इतना क्या सोच रहे हैं तुम लोग, OH को। लेकिन भैया अगर हम कंसंट्रेटेड ले लेते तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता, सल्फेट का, तो पहले OH नहीं होके सल्फेट आ जाता, तो ये बात भी ध्यान रखना, इसीलिए डाइल्यूट एसिड लेंगे ना कि कंसंट्रेटेड एसिड लेंगे। तो चलिए भैया देखते हैं यहाँ पे कौन कहाँ डिस्चार्ज होने वाला है और क्या रिएक्शन होने वाला है। तो देखो सब बच्चा यहाँ पे, और ध्यान से सुनना और देखना, कहीं दिक्कत होगा तो हमको बोल देना। सबसे पहले यहाँ पे हम तुमको इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, कि क्या होने वाला वो चीज देखेंगे। तो पहले यहाँ पे देखो क्या हुआ भैया, एक बीकर ले लीजिए, तो आप ले लेते हैं, ठीक है, सेम यही रिएक्शन हो रहा है। इसमें हम 2 टेस्ट ट्यूब डाल दिए, ध्यान देना सब बच्चा, और 2 तार डाल के पॉजिटिव बैटरी और नेगेटिव बैटरी से जोड़ दिए। तो भैया यहाँ पे देखिए, सॉरी थोड़ा गंदा हो गया, यहाँ पे ऐसे नेकेड वायर है और इसमें हम क्या कर दिए, पानी डाल दिए, ठीक है, और पानी के साथ हम क्या डाल दिए, H2SO4 डाल दिए, डाइल्यूट H2SO4। अब जब ये रिएक्शन होगा, ठीक है, तो H2O टूटेगा क्या चीज में, 2H2 + O2। अभी हम तुमको इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन नहीं दिखा रहे, अभी हम बस दिखा रहे कि पानी टूटने पे क्या देता है। तो भैया हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा बताओ, एनोड पे कि कैथोड पे, कैथोड। हाइड्रोजन भैया पॉजिटिव है तो कैथोड पे जाएगा, वेरी गुड। तो भैया आप देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, इसके ऊपर ये जो है ये कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, यहाँ बबल निकलेगा और गैस ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा खाली एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी भैया देखिए यहाँ ऊपर कलेक्ट हो गया, यहाँ भी बबल देखेंगे और यहाँ इसके ऊपर कौन सा गैस मिलेगा, ऑक्सीजन। हम मेरा क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोग से ये है कि बताओ दोनों जो लेवल है पानी का सेम क्यों नहीं है, दोनों पानी का लेवल सेम क्यों नहीं है। हाइड्रोजन ज्यादा वॉल्यूम में निकला है। हाँ भैया, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है हाइड्रोजन का। हाँ हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन से ज्यादा है, गैस ऊपर कलेक्ट हो रहा है नीचे नहीं। अगर भैया 20 लीटर हाइड्रोजन बन रहा है तो 10 ही लीटर ऑक्सीजन बनेगा, देख लीजिए 2:1 का वॉल्यूम रहता है, कितने का वॉल्यूम रहता है, 2:1 का वॉल्यूम रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ 2:2 क्या चीज का वॉल्यूम रहता है, 1 का वॉल्यूम रहता है। तो एकदम सिंपल सा यहाँ पे बात है, तो यहाँ पे देख ले, और डिस्चार्ज उसी हिसाब से हो रहा है, अपोजिट पोल्स की तरफ भागता है, दोनों माइग्रेट जो करता है आयंस अपोजिट पोल्स की तरफ करता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, यहाँ पे ये माइग्रेशन हुआ है। अब हम इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन दिखाते हैं, तो चलो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन भी देखो तुम लोग। इसमें भैया आप 2 चीज डाले थे, पानी के साथ सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, H2 किसमें टूटेगा बताओ तुम लोग, सर इसमें डिसोसिएशन H+ और OH-। OH-। H2SO4 किसमें टूटेगा, H+SO4-। SO4 2-। ठीक है डैनियल, SO4 2-, वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, SO4 2-। अब बात आता है भैया यहाँ पे भी आप देखो, एक और बात है कि H2 है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2H लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2H। अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ पे तो कोई झगड़ा ही नहीं है, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों एक ही हाउस से है भैया, एक ही हाउस से मतलब यही सोचो कि एस्ट्रोस बाइजेंस कुछ भी हो, दोनों एक मतलब वही जीत रहा है। तो यहाँ पे H ही है दोनों, तो यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो H जो है ये पॉजिटिव आयन है, कहाँ पे जाने वाला है, एनोड पे कि कैथोड पे, कैथोड। एक बात तो पक्का हो गया कि कैथोड पे हाइड्रोजन आयन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक लेगा कि देगा, माइनस की प्लस, तुम लोग बताओ, देगा। प्लस। प्लस। तो भैया रिडक्शन होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा,
और क्या बना लेगा H। अब बताओ हाइड्रोजन क्या अकेला रहता है? नहीं। नहीं H2 फिर H और H मिलके क्या बना लेगा? H2 H2 बना लेगा। हो गया यहाँ पे पहला चीज, तो H2 बन के रेडी है। अब आता है बारी क्या चीज का, बताओ तुम लोग? एनोड का। क्या चीज का बारी आता है? एनोड का। तो एनोड पे क्या होता है बताओ वापिस से मेरे को? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। अब मेरा बात पहले समझ के बोलना भैया, OH भी और सल्फेट भी है, कौन आएगा पहले ये बताओ? तो भैया यहाँ पे हम लोग OH कल पढ़े थे यहाँ पे क्या कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ठीक है? तो उसमें एक आया था क्या, सेलेक्टिव डिस्चार्ज का एक टेबल आया था। वो टेबल देखो, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए टेबल था। तो सल्फेट जो है सबसे नीचे आता है कि OH सबसे नीचे आता है? OH सबसे नीचे आता है, ठीक है। तो सल्फेट का यहाँ पे भैया बारी कट गया। तो क्यों कट गया? क्योंकि सल्फेट ऊपर है OH के, जो नीचे होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा, तो OH आ गया। वेरी गुड। अब भैया यहाँ पे देखो, कल हम तुम लोग को बताए थे कहीं भी OH आता हो तो आप पहले उसको एक इलेक्ट्रॉन उसको क्या करो, दे दो, ठीक है, माइनस कर दो उससे, और वो क्या चीज में चेंज हो जाएगा? OH में। फिर हम बोले थे इसमें इंटू 4 कर दे, इसको 2OH प्लस 2OH कर दे, और ये क्या लिबरेट करेगा? 2H2O, और कौन सा गैस देगा? O2 गैस देगा। कौन सा गैस देगा? O2। तो तुम लोग देख ले यहाँ पे ये कौन सा गैस निकला है यहाँ पे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस। और एनोड पे कौन सा गैस निकलता भैया है? हाँ अभी बता रहे भैया। हाइड्रोजन एनोड वाला फिर से क्योंकि कल भी बताए थे ये चीज। एनोड पे हम तुमको यही बताए थे, कहीं भी OH आएगा, कहीं पे OH आएगा, वो पहले तो बताओ क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ माइनस इसीलिए हम दिखा रहे हैं। तो OH नेगेटिव से OH पॉजिटिव हो गया, ये चीज समझी? हाँ हाँ, तो OH जो है कोई भी गैस या कुछ भी लिबरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हम क्या किए, इंटू 4 किए, ताकि ये 2H बना सके, और फिर ये जो है डिसोसिएट करके क्या चीज में टूटता है? पानी और ऑक्सीजन। हम बार बार बोल रहे हैं इसको, ये ध्यान रखना कि हाइड्रोक्सिल आयन जब भी आएगा उसको हमको क्या चीज में तोड़ देना है? 2H2 और O2 में। तो उसके लिए हमको ये रिएक्शन ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं पे भी अगर हाइड्रोक्सिल आएगा तो पहले तो उसको हमको क्या करना है, ऐसे करके दिखाना है, फिर इंटू 4 कर देंगे ताकि ये 2H और 2H हो जाए, और फिर पानी और क्या दे देगा? ये ऑक्सीजन दे देगा। समझ में आ गया कुकी? हाँ भैया ओके, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद देख, अभी एक और चीज बचा हुआ है भैया, हाइड्रोजन तो 2 वॉल्यूम निकलता, आपका तो एक ही वॉल्यूम निकला है। हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2H प्लस जो है ना वही वाला लेंगे। अब देख यहाँ पे, क्योंकि कंसंट्रेशन मैटर करता है, यहाँ पे देख एक बार बुक में सब बच्चा, यहाँ पे देख सब बच्चा, तो H वही है, ठीक है, जैसे OH में इंटू 4 किए, H में भी इंटू 4 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2H, और यहाँ पे भी क्या हो गया? 2H हो गया, और ये पे कितना आ गया? 2H प्लस 2H कितना हो गया? 2H2 हो गया। कितना हो गया? 2H2। तो बस यही चीज तुमको करना है। यहाँ पे तुम देखो, लिख ले, ये 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है, और यहाँ पे ये एक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है। और तुम लोग सबको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टेस्ट कैसे पहचानोगे कि गैस? तुम लोग यहाँ पे देख, ये लिखा हुआ ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम निकला, हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम, कैसे पहचानेंगे गैस ऑक्सीजन है? rekindles the glowing sphere. वेरी गुड। और यहाँ पे Pop sound. बर्न्स विथ पॉप पॉप साउंड ठीक है, हाइड्रोजन जो है भैया वो बर्न्स विथ पॉप साउंड। एक बर्निंग स्प्लिंटर लाएंगे, जलता हुआ कोई रॉड, और उसको ऐसे करके यहाँ पे रखेंगे, ये और कस के जलने लगेगा। और भैया अगर हम यहाँ पे जलता हुआ रॉड लाएंगे तो ये क्या होगा? ये पॉप साउंड बजेगा और एक्सटिंग्यूश कर जाएगा, बुझ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हम तुमको यहाँ पे एसिडिफाइड का बताए। तो अभी जो दिखाए हैं दैट वाज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तो ये क्लियर रखना, OH रहेगा इंटू 4, 4OH जो है क्या चीज में टूट जाता है? 2H2 प्लस O2 में। और यहाँ पे हम लोग पता है कि हाइड्रोजन जो है 2 निकलता है, इसलिए इसमें इंटू 4 कर दिया, 2H और 2H मिलके क्या दे दिया? जो हम H और H दिए थे ना तुम लोग को, वो H2 बनाया था, इसके आगे 2 लगा दिया, तो 2H क्या बना लिया? 2H2। तो देखिए भैया ये 2 वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल रहा है? हाइड्रोजन निकाल रहा है। तो बस यही चीज है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा कुछ भी ये सब जो दिया हुआ पढ़ने का भी काम नहीं है, ठीक है। बस तुमको बार बार बता रहे कैथोड एनोड का रिएक्शन देख ले।
यहाँ पे पानी के साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला था, वो चीज को भी तोड़ा है इसलिए। अब इसका भी गिव रीजनिंग का क्वेश्चन सब देखो। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या, प्योर वाटर क्या होता है, यूज क्यों नहीं करते हम, डाइल्यूट एसिड क्यों डाले, इस कारण से भी आए ताकि उसमें क्या हो जाए, फ्री आयंस आ सके। प्योर वाटर इज ऑलमोस्ट ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डज नॉट कंटेन आयंस, इसीलिए उसमें हम चाहे तो डाइल्यूट HCl डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, लेकिन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फिर नहीं डालते। ध्यान सुनना, हम लोग डाइल्यूट HNO3 का यूज नहीं करेंगे, हम लोग डाइल्यूट HCl का कर सकते हैं, H2SO4 का यूज कर सकते हैं, लेकिन HNO3 का नहीं करेंगे। क्यों, तो चलो देखो इसका, dilute sulfuric acid is preferred to dilute nitric acid for acidification. Nitric acid is a volatile acid, may decompose and nitrate radical, वो क्या चीज में टूट जाएगा, नाइट्रेट रेडिकल में टूट जाएगा भैया, may tend to interfere with the electrolytic reaction। तो अंडरलाइन कर लो इस चीज को, HNO3 जो है वो क्या चीज में टूटेगा, वो भैया आपका H+ और नाइट्रेट आयन में टूटेगा, और ये नाइट्रेट आयन आपका क्या करेगा, रिएक्शन में इंटरफेयर करेगा, और आप जो चाहते हो ऑक्सीजन निकालना वो ऑक्सीजन फिर नहीं निकल पाएगा। तो इस कारण से यहाँ पे बस उतना नहीं लिखना कि ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, तुमको बस बताना है कि नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट आयन देता है जो कि इंटरफेयर कर देगा आपके इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में, बस खत्म। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, देख ले तुम लोग। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, करंट पास इज फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बताए थे पहले, वो भी कैसा करंट, DC करंट, तो लिखता है वो भी ज्यादा देर तक। Before collection of the gas for the purpose of accurate comparison, this ensures saturation of the gas, मतलब पानी का जितना गैस है वो सारा का सारा गैस निकल जाएगा भैया in the electrolyte, since solubility of oxygen differs from the hydrogen, दोनों का solubility सेम नहीं है, इसीलिए हमको ज्यादा देर तक इसमें करंट देते रहना पड़ेगा ताकि पूरा का पूरा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है वो पानी से निकल सके। तो ये चीज ध्यान रखना। खत्म हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बोल रहे पढ़ने के लिए, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसका कुछ भी नहीं पढ़ना है, काम भी नहीं है तुम लोग को, हम साफ साफ बता रहे हैं। अगर पेंसिल है तो पेंसिल से अगर काटना चाहते हो काट दो, और जो था इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन हम तुमको बता दिए पीछे क्या था, वही चीज को वापिस में तुमको बड़ा कर रहा है, पूरा पेज को नहीं। अब इसके आगे का आर्यन, हाँ आप चालू कर दिए। चलो यही क्वेश्चन हम तुम लोग से पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, अपने अपने बुक में सब जन ऐसे करके मार्क करो और लिखो यहाँ पे इसके नीचे एक्टिव इलेक्ट्रोड। ये ध्यान रहना चाहिए तुम लोग को कि जो रिएक्शन करा रहे हो इसमें हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, इसका मतलब ये टूटेगा, ये भैया टूटेगा। क्या चीज में टूटेगा, तो चलो देख लो, यहाँ पे हम लिख देते हैं और पेंसिल का यूज करके बुक में मार्क भी करो। अगर ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो देखो जरा सा, जस्ट उल्टा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है भैया, इससे करंट एंटर कर रहा है, अगर इससे करंट एंटर कर रहा है तो ये कॉपर प्लस में टूटेगा, Cu2+ आयन में क्या होगा, टूटेगा। सब बच्चा को क्लियर है ये चीज कि भैया जब इसमें करंट एंटर करेगा एनोड पे Cu2+ आयन पे टूटेगा, और ये माइग्रेट करके कैथोड की तरफ जाएगा और यहाँ पे Cu में डिपॉजिट हो जाएगा, Cu में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। बात है भैया यहाँ पे कि ठीक है, चलो एकदम सही बताया आप लोग कि यहाँ पे कॉपर 2+ आयन में टूटा कहाँ पे, एनोड पे, ठीक है, क्योंकि एनोड पे डिसोसिएशन होता है। अब वो माइग्रेट करेगा किसके तरफ, वो माइग्रेट करेगा कैथोड के तरफ, तो कैथोड के तरफ भैया वो क्या चीज में डिपॉजिट कर जाएगा, Cu न्यूट्रल आइटम्स में, क्या चीज में डिपॉजिट कर जाएगा, Cu न्यूट्रल आइटम्स में। अब यहाँ पे तुम लोग देखो एक और बात क्या हो रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें हम लोग क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, तो पानी तो रहेगा भैया, और कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, क्या लिए, कॉपर सल्फेट ले लिए, क्या ले लिए, कॉपर सल्फेट। तो तुम लोग यहाँ पे देखो क्या हुआ, एट कैथोड पे तुम लोग को जो बताया वो देख ले, कैथोड पे भैया यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैथोड क्या था, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। ये देख यहाँ पे हम दिख रहा है ना सबको बुक, ये है कैथोड, ये आपका कैथोड है, कैथोड पे कौन आ रहा है जल्दी बता, कॉपर, कॉपर न्यूट्रल एटम, कॉपर, और एनोड पे कौन आ रहा है, कॉपर 2+,
कॉपर 2+, यही बताना चाहते हैं तुम लोग को हम यहाँ पे कि जब हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड लेंगे, जब हम लोग क्या चीज का इलेक्ट्रोड लेंगे, कॉपर का इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड लेने पे ये चीज सब बच्चा क्लियर रखना, कॉपर का इलेक्ट्रोड लेने पे भैया कॉपर टूटेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है। कॉपर टूटा क्या चीज में, Cu2+ में। अब वो माइग्रेट करेगा भैया नेगेटिव आपका नेगेटिव की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है, तो वो न्यूट्रल एटम में क्या हो जाएगा, वहां पे डिपॉजिट कर जाएगा। तो वही चीज बताए यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन पूछेगा ये सॉल्यूशन का कलर हमेशा क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। क्यों ब्लू रहता है, क्योंकि भैया ये यहाँ पे एनोड पे कंटिन्यूसली कॉपर आयन देते रहता है, जिसके कारण आपका सॉल्यूशन का कलर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। सॉल्यूशन का कलर क्या रहेगा, ब्लू। तो यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन क्या है, तो एकदम पहले तो चलो स्टार्ट करते हैं वापिस से। हाँ, तो तुम लोग यही चीज देख, अब क्या क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ध्यान से देखना तुम लोग। यहाँ पे सुन, तुम लोग को दिमाग में ये चीज आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ठीक है, कि भैया ये सल्फेट भी है, OH भी है, ये दोनों होते हुए ये दोनों क्यों डिस्चार्ज नहीं हुआ। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, सल्फेट भी है और OH भी है। आपका ना तो सल्फेट किया, और आप हम लोग को सिखाए क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में OH नीचे आता है तो OH करना चाहिए। तो ना तो सल्फेट किया और ना ही OH किया, कौन चला गया आपका एनोड पे, एनोड पे आपका चला गया कौन, कॉपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे Cu2+ आयन में टूट रहा है, Cu2, ठीक है, ये Cu2+ आयन में टूट रहा है। तो ये क्वेश्चन अराइज करना चाहिए। तो लिखता है नाइदर आर डिस्चार्ज बिकॉज कॉपर इज एन एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड इटसेल्फ इट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। तो ये चीज ध्यान देना, तो ना तो सल्फेट जा रहा है ना OH जा रहा है, कौन जा रहा है, कॉपर चले जा रहा है। यहाँ पे कॉपर खुद टूट रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉपर को एक एक्टिव इलेक्ट्रोड माने, ये जो इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग उल्टा बोल दिया, हम इलेक्ट्रोड को कॉपर माने एंड कॉपर इज एन एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो ये खुद ही टूट रहा है, इसलिए ना तो सल्फेट डिस्चार्ज होगा ना ही OH डिस्चार्ज होगा। लेकिन अब यहाँ पे वही डिफरेंस पूछ रहे हैं, अगर ये एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं होता तब कौन आता पहले, तुम लोग बता। OH। तब OH OH। तब कौन आ जाता, OH आ जाता। वेरी गुड, तब भैया कौन आ जाता, OH आ जाता। तो यहाँ पे यही चीज तुमको बताना चाह रहे हैं। अब एक तो ये हो गया, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड हेंस इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलो वो तो अलग बात हो गया। यहाँ पे तुम लोग को ये चीज और एक बात बता देते कि ये जो आयन केमिकल रिएक्शन में है बट वो माइग्रेट करके डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, उसको एक्सपेक्टेटर आयंस बुलाते हैं। ठीक है, जैसे देखा ना मैच एच में एक्सपेक्टेटर्स लोग क्या करता है, ताली बजाता है खाली बैठ के। तो यहाँ पे भी ये पार्ट नहीं ले रहा है, वो खेल नहीं रहा है, वो बस क्या कर रहा है, ताली बजा रहा है। तो यहाँ पे ये जो ऐसा आयंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, एक्सपेक्टेटर्स आयंस बुलाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कौन साइज में बताया है, विराज अब्दलाल में नहीं है, तो हम बता दिया ऐसे बस तुमको। तो एकदम यहाँ पे ये क्लियर हो गया क्या, कि जब एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो ना तो SO4 जा रहा है ना OH जा रहा है, खुद ही भैया ये कॉपर टूट जा रहा है, खुद ही ये कॉपर क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। अब इसी में अगर हम क्या करते हैं, चेंज लाते हैं, ये जो आपका यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड था, हम यहाँ पे यूजिंग ग्रेफाइट कर देते हैं। तो अगर हम ग्रेफाइट करते तब क्या आता, तो तब देखो क्या हो जाता भैया, यहाँ पे आपका जो CuSO4 था वो टूट जाता Cu2+ में और SO4 2- में, और पानी जो था H2O किस में टूट जाता है, H+ और OH में। तो एकदम साफ है, Cu और H में कौन नीचे आता है, Cu और H में कौन नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, Cu। कौन आता है, Cu। तो यहाँ पे देखिए भैया, एट आपका कौन, कैथोड की एनोड, Cu कहाँ डिस्चार्ज होगा, कैथोड। कैथोड पे, क्योंकि भैया नेगेटिव है। तो कैथोड पे तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैथोड पे Cu2+ आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो गेन होगा, और क्या चीज में चेंज हो जाएगा, Cu न्यूट्रल एटम्स में। किस में चेंज हो जाएगा, Cu न्यूट्रल एटम्स में। अब यहाँ पे एक और बात सुन, यहाँ पे एक क्वेश्चन में अगर कंसंट्रेटेड CuSO4 रहता तो OH करता कि सल्फेट करता, वो बताओ। सल्फेट। सल्फेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिंपल ले रहे। तो अब देख यहाँ पे कैथोड की जगह अब आता है एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कुकी ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। OH। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, क्या बना लिया, जल्दी बता,
ओके जल्दी बोल। ओके OH देख के भी नहीं बोल रही हाइड्रोक्साइड है। OH बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये OH क्या चीज में चेंज हो जाएगा भैया, इसमें इंटू 4 कर देंगे, ये 2OH प्लस 2OH बना लेगा और ये क्या दे देगा 2H2O प्लस कौन सा गैस निकालेगा, ऑक्सीजन। यहाँ पे अब देखो यही अंतर है, ये दोनों रिएक्शन में अंतर क्या है, कैथोड पे तो दोनों में कॉपर बन रहा है, लेकिन इसके एनोड पे क्या आ जा रहा है, ऑक्सीजन, और इसके एनोड पे क्या आ रहा है बताओ। इसके एनोड पे क्या आ रहा है, जल्दी बता। कॉपर 2+। कॉपर 2+, बोलता क्यों नहीं है तुम लोग, ठीक है। क्या आ रहा है इसके एनोड पे, कॉपर 2+ आयन आ रहा है। तो यही चीज हम तुम लोग को बताना चाह रहे हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। अब एक चीज और सुन, इसमें बोलेगा, एक क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू रहता है, लेकिन जब हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं तो सॉल्यूशन का कलर फेड कर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया यहाँ पे देखिए कॉपर जो है यहाँ पे कंटिन्यूअसली टूटते जा रहा है। अगर टूटते जा रहा है तो भैया देखिए कॉपर जो अभी बताए Cu+ आयन जो है टूटते जा रहा है, तो यही इसको ब्लू कलर इंपार्ट करता है, यही इसको क्या करता है, ब्लू कलर इंपार्ट करता है। एक क्वेश्चन ये वाला हम दिखाते हैं, तुम लोग को हर बार आता है। ये रहा, चलो यहाँ पे ये मार्क कर लेना है, सबके बुक में है यही चीज अभी हम दिखाएं तुम लोग को। चलो देख लो तो एक बार, अभी ये दिखाए कि नहीं दिखाए, दोनों के कैथोड पे देखो तो क्या बन रहा है, सेम रिएक्शन, लेकिन इसके एनोड पे कॉपर 2+ आयन बन रहा है, ब्लू कलर से दिखा देते हैं, और इसमें देखो तो कौन सा गैस निकल गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। गड़बड़ मत कर देना, देख बस इतना सही चीज और कुछ भी नहीं है इसमें। और यही वाला रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक्टिव और इनर्ट दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। बाद बाकी में तुम लोग का सबका इनर्ट था, यहाँ पे एक्टिव और इनर्ट दोनों का दिया हुआ है। इस चीज को ध्यान रखना कि इसके एनोड पे जब क्वेश्चन यही आता है, बताओ सो द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड एट एनोड, ठीक है। जबकि दोनों के कैथोड में तो भैया सेम बन रहा है, लेकिन दोनों के एनोड पे देखो। तुम लोग का होमवर्क ये होना चाहिए कि सारा जितना आज एग्जाम्पल बताए सबका इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन लिखो, कि पहले ये रिएक्शन ऊपर में डिसोसिएशन दिखाओ और फिर क्या करो, एनोड पे क्या बना, कैथोड पे क्या बना, वो लिख के रखो, ठीक है। तुम बार बार तुमको यही चीज समझा रहे, एक बार आज खाली प्रैक्टिस कर लेगा, पूरा साल भर मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुमको समझ में आ जाएगा, बैठा रहेगा दिमाग में, तुम्हारा 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा इसके चक्कर में। एक बार एक बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का खाली यही पूछा था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन एट एनोड कैथोड, और सारा तुमको यहाँ कंपाउंड दिया था। अब यहाँ 3 नंबर पे आ, ये 3 नंबर में क्वेश्चन है जो अभी हम तुमको बता रहे थे। द ब्लू कलर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। बताओ क्यों, क्योंकि भैया जब हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो देखिए ये एनोड पे हमेशा कॉपर आयन में टूटते रहता है, और जब तक ये एनोड पे कॉपर आयन में टूटते रहेगा उस सॉल्यू, देख यहाँ पे हो क्या रहा है, मान लीजिए एनोड है, ठीक है, ये Cu2+ आयन देते जा रहा है देते जा रहा है, तो इस सॉल्यूशन का कलर तो भैया क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। बट यहाँ पे तुम देखो इस रिएक्शन में यहाँ पे एनोड जो है कॉपर आयन नहीं दे रहा है, तो इस रिएक्शन का कलर जो है वो फेड कर जाएगा। जब हम कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज नहीं करेंगे तो वो क्या कर जाएगा, फेड, बट फेड्स व्हेन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। तो तुमको बस एक लाइन में यही लिखना है कि जब हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो कंटिन्यूअसली Cu2+ आयन क्या होता है, डिस्चार्ज होता रहता है, यहाँ देख लिखा हुआ है, therefore the blue color of copper sulfate is rich due to presence of copper ion। ये जो ब्लू कलर है ये किसके कारण से, कॉपर प्लस आयन के कारण से, लेकिन फेड कर जाता है, ठीक है, किसमें, जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज, देख यहाँ लिखा हुआ है ना, सल्फेट एंड OH आर स्पेक्टेटर आयन, आ गया ना यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, हम भी आज ही देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है SO42 and OH जो है आर स्पेक्टेटर आयन, ठीक है। तो स्पेक्टेटर आयन वो हुआ जो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे SO4 और OH है, लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं ले रहे, इनर्ट ले रहे, लेकिन जब एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो भैया वो डिस्चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया वहां पे कॉपर टूट रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना, बस यही चीज है और कुछ भी नहीं है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले बता हाँ या ना में। हाँ भैया। ओके चलो हाँ भैया। ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो चीज बताएं आज तुम लोग सब घर में अपने प्रैक्टिस के लिए अपना लिखना पूरा पूरा, ठीक है। अब आएगा एक टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम बता ही देते हैं यहाँ पे, आज एक खाली ये लास्ट पार्ट कर लेते हैं। ये पेज फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मार्कर इसको इंपॉर्टेंट स्टार मार्कर। एक्चुअली में यहाँ नीचे वाला को कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग को ये 5 का 5 गिव रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से तुमको 3 चीज पता है, तुम लोग को 3 चीज यहाँ पे पता है और कोई चीज हम बताएंगे, तो ध्यान से देखना क्या क्या चीज है यहाँ पे। तो पहला अब आने वाला है इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन। भैया इसको अपने क्या काम में लेते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तुम लोग में से कोई अगर सोनार है तो तुम लोग अपने दुकान में देखा होगा कि चांदी का परत या सोना का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चांदी का परत या सोना का परत चढ़ता है कोई भी मेटल के ऊपर, तो उस मेटल को बुलाया जाता है इंफीरियर मेटल, ठीक है। जिसपे सुन, 2 चीज है, एक है जिसका कोटिंग करना है, ये है चांदी का ब्लॉक, और एक है जिसपे प्लेटिंग करना है, ठीक है, या जिसपे कोटिंग करना है। तो इसको सुपीरियर मेटल बुलाते हैं और इसको इंफीरियर बुलाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं? इंफीरियर। तो इस चीज का ध्यान रखना, सुपीरियर इंफीरियर। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है जो हम लोग पहले एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं, एनोड पे किसको रखे और कैथोड पे किसको रखे। पहला क्वेश्चन तो है आया इलेक्ट्रो, ओके डैनियल, पहला क्वेश्चन ये है कि भैया इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्यों हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सुपीरियर मेटल गोल्ड सिल्वर निकल क्रोमियम ऑन द सरफेस ऑफ बेसर मेटल, ठीक है, आयरन कॉपर ब्रास के ऊपर कोटिंग किया जाता है किसका? सुपीरियर मेटल का। खत्म। और इट इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तब इसका डेफिनेशन देख ले, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में उल्टा आया है, नेम दी फॉलोइंग में, ठीक है। क्या आया था? द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सुपीरियर मेटल, ठीक है, नेम दी फॉलोइंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। भैया इसके बाद एक चैप्टर आने वाला है मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मेटल को निकालना है, क्योंकि मेटल का हमको यूजेस है, आयरन का काम है, जिंक का, एल्यूमिनियम का, अलग अलग काम है, तो मेटल को निकालना है। तो हम तुमको बताए थे कि ये सारा जो मेटल होता है, काना का मग अल, ठीक है, ये जो आपका 4-5 ऊपर एलिमेंट्स है रिएक्टिव मेटल, इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ही तोड़ सकते हैं। किस मेथड से तोड़ सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ही तोड़ा जा सकता है, और कोई दूसरा मेथड से हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना तुम लोग। तो यही चीज यहाँ पे हम तुमको बताना चाह रहे हैं। इस मेथड को हम लोग क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो होता है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये आपका ऊपर वाले, क्योंकि इनका ऑक्साइड्स, जैसे आपको देखो Al2O3 है, इसको भैया अगर आप हीट करके तोड़ना चाहेंगे नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि ये हाईली स्टेबल होता है, इनका ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये अपना ऑक्सीजन जल्दी से नहीं छोड़ने वाला है। तो इसको तोड़ना है तो बस एक ही तरीका है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो। तो वो जो मेथड है उसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं, ये इसका दूसरा यूज है। तो वो बाद का चीज है, हम ऐसे थोड़ा बहुत बता दिए। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हम बताए तुमको क्या होता है और क्यों करते हैं। तो 2 कारण है, एक तो रस्ट से बचाने के लिए, और तुम सोचो कोई चीज के ऊपर अगर प्लेटिंग कर दिया जाए तो उसका अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाता है, और कुछ नहीं है। तो टू लुक इट मोर अट्रैक्टिव एंड प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, दीज आर द 2 रीजन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का रीजन बताया, ऐसा नहीं पूछा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन सब में है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बुक में है, दैट इज कॉन्साइज एंड विराज अब्दुलाल, दोनों के बुक में। तो आप लोग देखना इस चीज को, हम पहले भी डिस्कस कर चुके। 5वां पॉइंट पे चलते हैं। पहले डीसी करंट का यूज करते हैं, एसी करंट शुड नॉट बी यूज्ड। व्हाई? एसी करंट पोलर चेंज करता रहता है। हाँ, तो भैया उसका पोलैरिटी चेंज करते रहता है, जिसके कारण से आपका यूनिफॉर्म कोटिंग नहीं हो पाएगा। तो एसी करंट कॉज डिस्चार्ज एंड आयोनाइजेशन टू अल्टरनेट एट कैथोड, दस गिव्स नो इफेक्टिव कोटिंग। तो बस अभी इतना सा ही ध्यान रखना, सिंपल लैंग्वेज में भैया बताए थे ऐसे करके एसी करंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका पोलैरिटी चेंज होते रहता है, जिसके कारण क्या होगा भैया, कभी एनोड ये बन जाएगा, कभी कैथोड ये बन जाएगा, ठीक है, ये दोनों चेंज होते रहेगा। तो ऐसा होगा तो कोटिंग ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से यहाँ पे कोटिंग इफेक्टिव हो, हम लोग कैसा करंट यूज करते हैं? डीसी करंट यूज करते हैं, वो भी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ज्यादा देर तक करने से तुमको दिखाए थे वहां पे क्या होता है भैया, प्रॉपर आयोनाइजेशन हो जाता है, अच्छी तरह पूरा सैचुरेट कर जाता है, जिसके कारण से जो डिस्चार्ज होगा ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या कोई भी आयन, वो अच्छे से होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो इसलिए लो डीसी करंट
वो भी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक, मतलब ज्यादा देर तक, ताकि प्रॉपर सेचुरेशन हो, यूनिफॉर्म कोटिंग मिल सके, और कुछ नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चल एक बार आज इतना ही करते, टेस्ट लेना हमको 9। हाँ अब तुम लोग का